हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर आप इसे इस नाम से भी जानते हो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हाइड्रोजन का है उसका स्पेक्ट्रम हमें कैसे ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर आप एक सेटअप देख रहे होंगे, यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब ली है, उसके अंदर हमने फिल किया है उसे हाइड्रोजन गैस से, एंड इससे पास करेंगे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, H2 मॉलिक्यूल है अभी, तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद क्या हो जाएगी, वो डिसोसिएट हो जाएगी इनटू द एटम्स। ठीक है, अभी अंदर क्या है, अभी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ से इस पर से पास किया तो क्या हो गया, ये हाइड्रोजन के एटम्स में डिसोसिएट होगी। ठीक है, हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो हमें यहाँ से ऑब्टेन हुए। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये डिसोसिएटेड एटम्स है, जो ये आपको यहाँ पर आफ्टर डिसोसिएशन हाइड्रोजन के एटम्स मिल रहे हैं, दीज आर इन एक्साइटेड स्टेट। ये क्या हो गए, ये एक्साइटेड स्टेट में हो गए। ठीक है, और इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम से क्या निकलेगी, इनसे रेडिएशंस निकलेगी। इनसे क्या होगी, रेडिएशन एमिट होगी, और उन्हीं रेडिएशन को जब आप स्पेक्ट्रोस्कोप में एनालाइज करोगे, फोटोग्राफिक प्लेट में जब आप उसका क्या करोगे, डिस्पर्जन देखोगे इन रेडिएशन का, तो उससे जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। देखो, जैसे ही हमने इससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया तो जो हाइड्रोजन गैस है वो अपने एटम्स में डिसोसिएट होगी। तो आपको जो डिसोसिएटेड हाइड्रोजन एटम्स है वो कैसे मिले, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स है वो। ठीक है, तो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है तो वो एमिट करेंगे कुछ एक रेडिएशन। तो यहाँ से जो आपको ये रेडिएशंस दिखाई दे रही है, ये कहाँ से एमिट हो रही है, ये एमिट हो रही है बाय हाइड्रोजन, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये जो इमिशन हो रहा है रेडिएशन का, इससे क्या करेगी, एक स्लिट लगा देगी उसके आगे, रेडिएशंस के आगे, तो वहां से एक बीम ऑफ रेडिएशन, ठीक है, यहाँ से मिली आपको बीम ऑफ रेडिएशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर दिया इसे एक जगह पे, तो इससे बीम ऑफ रेडिएशन मिली, जिसे फर्दर पास करवाएगी एक प्रिज्म से, और वहां से डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाएगा। तो ये जो रेडिएशन है उसका डिस्पर्जन हो जाएगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फोटोग्राफिक प्लेट पर डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या मिल जाएगी, लाइंस मिलेगी। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, ये जस्ट रफली मैंने बताया है कि यहाँ पर जस्ट आपको क्या दिखाई देगी, लाइंस दिखाई देगी बीच में, इसीलिए इसे कहते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो ये पूरी कहानी थी कि किस तरह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ज़रा यहाँ पर थ्योरी को भी एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए। बस वही चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस डिसोसिएट्स and excited hydrogen atoms emit इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। अब जो यहाँ पर रेडिएशन एमिट हो रही है, इनकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज है इनकी। ठीक है, अब क्या होगा कि दिस एमिटेड रेडिएशन व्हेन पास थ्रू द प्रिज्म इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हो, जो स्पेक्ट्रम होता है उसे ऑब्टेन करते हो, या फिर आप देखते हो कि किस तरह से जो रेडिएशन है वो अपनी जगह से डिस्पर्स हो रही है। ठीक है, इनटू डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। तो वहाँ पर क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एक प्रिज्म लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक टेलीस्कोप भी लगा होता है। लेकिन अगर आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है तो आप टेलीस्कोप की जगह क्या कर लेते हो, फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हो, सो दैट यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहे हैं, दिस रेडिएशन व्हेन पास थ्रू द प्रिज्म, जैसे आपने प्रिज्म से पास किया इन द स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर, तो उससे मिलता है आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे एक स्पेक्ट्रम। So it produces spectrum in the photographic plate containing different set of lines called line spectrum
ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, इसके स्पेक्ट्रम में डिफरेंट डिफरेंट लाइंस दिखाई देती है, इसीलिए जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ इमिशन या एब्जॉर्प्शन कौन सा स्पेक्ट्रम है ये, दिस इज द इमिशन स्पेक्ट्रम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो पिछले लेक्चर में मैंने बिल्कुल क्लियरली दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझा दिया था, इमिशन स्पेक्ट्रम में एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो देखो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, वहाँ पर हम स्टडी करते हैं इमिटेड रेडिएशन को, ठीक है, कि कोई भी सैंपल है, कोई भी सोर्स है, वहाँ से जो इमिट हो रही है रेडिएशन, जो वहाँ से निकल रही है रेडिएशन, डायरेक्टली उन्हें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, या फिर उन्हीं का ही स्पेक्ट्रम लेते हैं, ठीक है। वाइल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि पहले आप उन रेडिएशन को क्या करते हो, किसी सैंपल में या किसी मीडियम से पास करवाते हो, सो दैट कुछ एक रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाए, फिर जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उनका आप स्पेक्ट्रम लेते हो। सो इन शॉर्ट जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वहाँ पर आप ये देखते हो कि लाइट इमिट हो रही है, रेडिएशन इमिट हो रही है, उसका आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। एंड एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एटम्स ने एब्जॉर्ब की है, तो वहाँ पर वो पता चलता है कि कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, सैंपल ने कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की है, ठीक है। एंड सिंस यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर जो आपके हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर जो डिस्चार्ज ट्यूब में सोर्स रखा है वहाँ से रेडिएशन इमिट हो रही है, एंड उन्हीं इमिटेड रेडिएशन को आप आगे जाके प्रिज्म में देख रहे हो, प्रिज्म से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे आप उसका स्पेक्ट्रम ले रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो। तो ये कैसा स्पेक्ट्रम हुआ, दिस इज एन इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ से जो इमिटेड लाइट है सैंपल से वो डायरेक्टली आप इसका एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैं एक बार लिख देती हूँ सभी। देखो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसको आप कहते हो इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये भी कहते हैं। एंड सिंस इसमें आपको क्या दिखती है, बहुत सारी लाइंस दिखाई देती है, इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। एंड ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको मैंने बताया था कैसे होता है, जैसे रेनबो है, जैसे आपने मर्जिंग कलर देखे, विबग्योर बिल्कुल आपस में मर्ज हो रहे हैं, वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। एंड उसका उल्टा हो गया डिसकंटिन्यूस, जब भी कहीं पर लाइंस आ रही है तो उसे क्या कहते हैं हम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, या फिर आप इसे कहोगे एटॉमिक, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है इसीलिए इसे कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देखो इतने सारे नेम से इसे जाना जाता है, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, ये कौन सी तरह का स्पेक्ट्रम है, इमिशन है। एंड कौन सा है, डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस है। एंड लाइन स्पेक्ट्रम भी है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो जो मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ रफली बताई थी ना, अब इसी चीज़ को हम इलेबोरेट करके देखेंगे। वहाँ पर तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लाइंस, आपको बहुत सारी लाइंस दिखेगी और ये होता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। लेकिन अब इसे हम इसको जूम इन करेंगे, इसकी बहुत क्लियर पिक्चर देखेंगे ज़रा कि कैसे ये स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल मैंने ईजी वे में यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये बनाया है। अब यहाँ पर देखो कि जो लाइंस ऑब्टेन्ड होती है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उनके भी पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये पूरा आपको ये पूरा बैंड सा दिख रहा है यहाँ पर, इसके अंदर जितनी भी लाइंस है, दिस इज स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, जिसे आप एटॉमिक या फिर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहते हो, ठीक है। इसमें वेरियस लाइंस है, ठीक है, कितनी सारी लाइंस है इसमें। अब इनके जो सेट ऑफ लाइंस है, पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइन के अपने अपने क्या है, नेम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं नेम को करना है। तो देखो सबसे पहली सीरीज आती है लाइमन सीरीज, ठीक है, फिर आती है, तो सीरीज मैं क्यों कह रही हूँ इन्हें, क्योंकि इस सीरीज के अंदर भी बहुत सारी लाइंस है जिनको कलेक्टिवली कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। तो सेट ऑफ लाइंस को कलेक्टिवली यहाँ पर कहेंगे सीरीज। तो ये लाइमन सीरीज होगी जिसमें ये लाइंस है, ठीक है। फिर होगी बामर सीरीज, फिर पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, एंड लास्ट में हम्फ्री सीरीज, ठीक है। कई बुक्स में क्या है, हम्फ्री सीरीज नहीं इंक्लूड किया गया है, मे बी आपके सिलेबस में नहीं होगा, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ प्रॉपर, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके पास सीरीज है, ठीक है। एंड आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब पढ़ा होगा उसमें यूवी विजिबल IR, आपने गामा
गामा रेज, एक्स रेज, यूवी विजिबल आईआर, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, इस तरह से पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम पूरा। अब ये बात आती है कि जो ये लाइंस ऑब्टेंड हो रही है, ये जो सीरीज ऑब्टेंड हो रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से रीजन्स में ये लाइन आती है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखो जो लाइमन सीरीज है वो उसकी जो रेडिएशंस है यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपने लाइंस बनाई है वो फॉल करती है यूवी रीजन में ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ द ईएम स्पेक्ट्रम में ये लाई करती है लाइमन सीरीज, एंड जो बामर में जो लाइंस है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है, ठीक है। और पास्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री ये सारी की सारी आईआर में फॉल करती है। अब देखो सब में से ये क्वेश्चन भी बनता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो आपकी सीरीज है, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है, उनमें से कौन सी सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है, या फिर आपसे कह सकते हैं कौन सी वाली जो लाइंस है वो ह्यूमन आई को विजिबल है। तो वो कौन सी होगी? बामर सीरीज, बिकॉज इसमें जो लाइंस होती है, जो बामर सीरीज में लाइंस आती है वो कहाँ लाई करती है? वो विजिबल रीजन ऑफ द ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करती है, ठीक है। और बाकी क्या है, पीछे वाली क्या है? आईआर में, एंड आगे की लाइमन कहाँ करती है? अल्ट्रावायलेट में, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके बामर की कुछ लाइंस आपको दिखाई देती है क्योंकि वो विजिबल रीजन में लाई करती है। अब एक चीज़ नोट करने वाली ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता था, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो हाईएस्ट एनर्जी होती है इसकी एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस सीरीज की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, तो इसका क्या है? वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होगा, ठीक है। ये भी चीज़ थी। और देखो यहाँ पर मैंने सभी को नॉर्मल लाइंस ब्लू कलर से शो किया हुआ है, सिर्फ बामर में मैंने कलर्ड लाइंस बनाई है। ये यहाँ पर शो कर रहा है कि इसकी जो लाइंस है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, ठीक है। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फर्न एंड हम्फ्री, ओके। तो ये सीरीज है इसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस है उनकी सीरीज है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं कि ये लाइंस कैसे आ रही है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रांजिशंस यहाँ पर मैंने बताई है। अब एक चीज़ देखो कि ये ट्रांजिशन कौन सी है, ठीक है। उसके लिए आपको मैं छोटा सा एक पॉइंट समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे हम एटम की अगर बात करें, यहीं पर मैं बना लेती हूँ, जैसे हम यहाँ पर एटम की बात कर रहे हैं, तो देखो जब रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने सिर्फ ये बताया था कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स, स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स नहीं बताए थे, लेकिन आगे जाके जो बोर थे उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया था कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रिजाइड करेंगे, ऐसे ही वो कहीं पर भी रिजाइड नहीं करते, अपनी अपनी उनकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है, वहीं पर वो रिजाइड करते हैं। दैट मीन्स जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके वो क्या होते हैं? उनके डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो क्वांटाइज्ड होते हैं। तो ये सब तो हम बोर मॉडल में डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ ये जान लो कि इनकी अपनी अपनी पर्टिकुलर एनर्जी है हर एक ऑर्बिटल की। ये फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, जिनको आप एनर्जी लेवल्स भी कहते हो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसने सम फोटोन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी, तो अगर ये इसके पास एनर्जी आ गई तो ये क्या करेगा? ये तो जंप कर लेगा, ये चाहेगा कि मैं हायर एनर्जी लेवल पे जाऊँ, तो ये जंप करते हुए ये पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या होता है, इसकी पोजीशन यहीं पर थी, लेकिन कुछ एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसने जंप मार दिया, ठीक है। तो क्या होगा, बेशक ये यहाँ पर आ गया, लेकिन इस वाले जो ऑर्बिटल में ये क्या है? ये अनस्टेबल है। तो हर एक चीज़ क्या चाहती है? स्टेबिलिटी को गेन करना, ठीक है। तो फिर क्या होगा? टू गेन द स्टेबिलिटी, रीगेन द स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर अनस्टेबल है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये वापस चले जाएगा वहीं पर जहाँ से ये आया था, ठीक है। तो ये वापस चले जाएगा इस पोजीशन पे, एंड यहाँ देखो ये हायर एनर्जी है इस वाले ऑर्बिटल की, इसकी लोअर एनर्जी है, तो हायर से लोअर ऑर्बिटल में ये जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगी? सम एनर्जी रिलीज आउट होगी, सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड आउट, एंड इसी
एनर्जी की वजह से क्या आ रही है, यहाँ पर आपके पास ये लाइंस आ रही है। इसी वजह से क्या आती है, इसी एनर्जी की वजह से आपको स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिल रही है, जिनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी या फिर आप कह सकते हो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर मैं एनर्जी लेवल्स में करूँ तो यहाँ पर जो आपको ये लाइंस, ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई दे रही है, दीज आर ऑर्बिटल्स, या फिर आप इनको एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हो या शेल्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो ये गोल गोल बनाए हैं, यहाँ पर फॉर इजीनेस हमने क्या करे हैं, स्ट्रेट लाइन में बना दिए गए हैं। तो ये क्या है, एनर्जी लेवल से हाइड्रोजन एटम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ईजी करने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर एक ऐसे बना देते हैं लेवल और एक ऐसे लेवल बना देते हैं। ठीक है, ये n=1 है, इसका नंबर कौन सा है, शेल नंबर n=1 है, और इसका n=2 है। ठीक है, तो पहले क्या था, मैंने क्या चीज़ बताई थी, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, बाहर से इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो वो एक्साइट होके यहाँ पर चले गया, इस लेवल में चले गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, इसको अनस्टेबिलिटी फील हो रही है, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तो ये क्या कर देगा, दोबारा से क्या करेगा, अपनी पोजीशन पे नीचे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि ये हो रहा है डी एक्साइट। तो डी एक्साइट किसका ऑपोजिट है, एक्साइट का। तो एक्साइटेशन ऐसे होगी, अब नीचे आ रहा है तो इसे हम बोल रहे हैं डी एक्साइटेशन। तो ये ऊपर से नीचे डी एक्साइट हो रहा है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस डी एक्साइटेशन, जब ये हाई लेवल से दोबारा लोअर लेवल की तरफ जा रहा है, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और कितनी एनर्जी रिलीज कर देगा, जो कि इनके बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, दैट इज डेल्टा ई। एंड कुछ ये फोटोन या फिर आप एनर्जी कह सकते हो, वो रिलीज हो रही है, और उसी की वजह से आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देती है इन द हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है इन लाइंस की, ये लाइंस कैसे आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप ये नंबर एन के नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखो क्या दिया गया है यहाँ पर। अब ये जैसे लाइमन सीरीज़ है, अब लाइमन सीरीज़ में एक नोट करने वाली बात क्या है कि लाइमन सीरीज़ का मेन चीज़ क्या है। अब एक चीज़ पहले ये देखो, जो ये एनर्जी की वैल्यू है, ये यहाँ से एरो मैंने एनर्जी का ऊपर लगाया है, दैट मीन्स जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे ही एनर्जी की वैल्यू हर एक लेवल के लिए बढ़ती जा रही है, एंड इनके बीच की स्पेसिंग क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, अब देखो पहले आता है लाइमन सीरीज, तो ये पूरा सेट ऑफ द लाइंस ये कहलाता है लाइमन सीरीज। अब इस सीरीज में खास क्या है, आप नोटिस करो क्या होता है। मान लो कि ये n=1 है, लोअर लेवल है। ठीक है, सबसे अंदर वाली शेल है ये, तो उसका क्या है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब उसने बाहर से एनर्जी ली और वो एक्साइट हो गया n=2 पे। ठीक है, एंड n=2 पे वो क्या हुआ, अनस्टेबिलिटी उसको फील हुई, तो क्या हुआ, उसने सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या दी, एनर्जी बाहर इमिट कर दी और खुद आ गया n=1 पे। तो ये जो डी एक्साइटेशन हो रही है n=2 से लेकर n=1, उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है, या बोल सकते हो जो आपके पास सिग्नल आ रहा है, उसको हमने यहाँ पर इस तरह से इस लाइन में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन n=2 सेकेंड लेवल से, सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर जब आता है, तो ये वाली लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द लाइन इन द लाइमन सीरीज। ठीक है, और फिर आप ये देखो कि फिर से अगर ये थर्ड लेवल से फिर से फर्स्ट लेवल पे आए, इलेक्ट्रॉन किसी तरह ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके थर्ड लेवल पे चला जाए, एंड फिर उसको अनस्टेबिलिटी फील हुई, फिर से वो क्या हो गया, अपनी एनर्जी बाहर दे के खुद वो नीचे आ गया, मतलब वो डी एक्साइट हो गया टू द n=1 लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। तो ये भी लाइमन सीरीज है। इन शॉर्ट क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि देखो इन सभी लाइन में एक कॉमन चीज़ ये है कि इनका जो लैंडिंग, जो इनका पोजीशन है, जहाँ पर ये लाइंस लैंड कर रही है आफ्टर डी एक्साइटेशन, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन लैंड कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू n=1। सभी लाइंस लाइमन सीरीज में डी एक्साइट होके कहाँ पर आती है, n=1 लेवल पे। ठीक है, तो इनका जो फाइनल एनर्जी लेवल रहता है इस ट्रांजिशन का इन द लाइमन सीरीज, दैट इज इक्वल्स टू n=1। एंड यही इन लाइन का क्या है, सिग्निफिकेंस है कि वो चाहे कहीं से भी आए लेकिन वो n=1 पर ही लैंड करेगी, वो उनका स्टॉपेज पॉइंट n=1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 से 1 आया, 3 से भी 1 आ रही है, 4 से 1 आ रही है, 5 से भी 1 आ रही है, 6 से भी 1 आ रही है, 7 से 8 से
1 पर ही लैंड हो रहा है। एंड वैसे करके अगर आप इनफाइनाइट लेवल पे जाओ तब भी उससे अगर n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है उसको भी आप लाइमन सीरीज ही कहोगे। अब एक बात है, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है, ये हमारा या आपका इन्फिनिटी नहीं है। देखो इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होता है। अब एटम है, एटम बहुत ही छोटा, इतना छोटा है आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना छोटा है, उसका इन्फिनिटी जो है वो एक अलग चीज़ है। उसका डिस्टेंस बेशक हमारे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही कम हो, लेकिन एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके लिए इन्फिनिटी की तरह है, ठीक है। तो उस रेफरेंस से अगर बहुत दूर से, कहीं से दूर वाले लेवल से आ रहा है इन्फिनिटी से, तो 1 पे, तो वो भी लाइमन सीरीज की ही लाइन है। वैसे बामर का क्या है, इसका जो लैंडिंग पॉइंट है दैट इज n इक्वल्स टू 2, इसका स्टॉपेज है कौन सा लेवल, n इक्वल्स टू 2। अब 3 से आएगी, 4 से, 5 से एंड इन्फिनिटी से। वैसे पास्चन में क्या है, n इक्वल्स टू 3 है, इसका जो लैंडिंग हो रही है सभी लाइंस की वो हो रही है n इक्वल्स टू 3। तो जो लैंडिंग पोजीशन है दैट इज इम्पॉर्टेंट, वही इन लाइंस को क्या करता है, एक पहचान देता है, ओके। तो पास्चन का भी हो गया। वैसे सिमिलरली ब्रैकेट में वो वैल्यू हो जाती है n इक्वल्स टू 4, एंड फंड में कौन सी होती है n इक्वल्स टू 5, एंड हमफ्री में हो जाती है n इक्वल्स टू 6। अब एक चीज़ है कि जहाँ से ये ट्रांजिशंस हो रही है वो क्या होगा, वो एक नंबर ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। जैसे बामर सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर डी एक्साइटेशन चल रहा है, और बामर सीरीज कौन सी होती है, जिनमें जो स्टॉपेज पॉइंट है, जो लैंडिंग पॉइंट है इनका डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है, n इक्वल्स टू 2 लेवल है। तो आप n इक्वल्स टू 1 से 2 तो नहीं जा सकते, वो तो एक्साइटेशन हो गया अगर आप नीचे से ऊपर जाते। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डी एक्साइटेशन की, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तभी वो एनर्जी को एमिट करेगा और तभी आपको क्या होगा, स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो यहाँ पर बामर सीरीज में n1 क्या होता है, n1 2 होता है, एंड n2 जहाँ से आ रही है दैट कैन बी 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आपको समझ आ गया यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस इसकी हाइड्रोजन की। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने सीरीज लिखी है, पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि इसे आपको सीरीज में लर्न करना है, ठीक है। आगे पीछे नहीं करना है, सीरीज में लर्न करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले यहाँ पर हम शॉर्टकट ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट है एल, आपको पहले लर्न करना है एल, फिर बी पी, देन बी पी एंड एच, ठीक है। जस्ट आपको ये लेटर्स लर्न करने, एल बी पी एच, ठीक है। एल स्टैंड्स फॉर लाइमन, फिर बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हमफ्री, ठीक है। अब ये देखो n1 एंड n2 क्या लॉजिक है। तो देखो n1 n2 क्या होता है, क्योंकि सिंस हम इसमें बात करते हैं डी एक्साइटेशन की, ठीक है। तो मान लो जनरल केस ले रही हूँ मैं, यहाँ पर एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन यहाँ गया एंड डी एक्साइटेशन से ये नीचे आया एंड इसने एनर्जी रिलीज करी। सो दिस लेवल इज द फाइनल लेवल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुँच रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द इनिशियल लेवल जहाँ से वो चला है, ठीक है। सो n1 इज द फाइनल लेवल, तो ये है फाइनल पोजीशन, या फिर आप कह सकते हो लैंडिंग पोजीशन, जहाँ पर लैंड कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड दिस इज n2 क्या है, n2 है इनिशियल पोजीशन, जहाँ से ये ट्रांजिशन हो रही है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है, ठीक है। दैट कैन बी एनी ऑफ द वैल्यू, लेकिन वो क्या होगा, n1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे से ऊपर तो नहीं आएगा ना, ऊपर से नीचे ही आएगा, मतलब हायर लेवल से नीचे ही आएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1, ठीक है। तो ये हमेशा n2 n1 से ग्रेटर ही होगा, एंड n2 क्या है आपका इनिशियल पॉइंट। जैसे लाइमन सीरीज में n1 क्या था, दैट मीन्स फाइनल पॉइंट क्या था, फाइनली कहाँ पर गिर रही है सारी लाइंस, n इक्वल्स टू 1 में। तो लाइमन के लिए n इक्वल्स टू 1 हो गया, एंड n2 क्या हो गया, तो n2 देखो क्या है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से भी आ रही है, 3 से भी आ रही है, 4 से भी आ रही है, 5 से भी आ रही है, और इन्फिनिटी से भी आ रही है। तो जो n2 है वो क्या होगा, n2 होगा 2 भी हो सकता है, 3 4 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इनमें से n2 कुछ भी हो सकता है। जस्ट क्या है 1 नहीं होगा, 1 से आगे कुछ भी ले लो, ठीक है। बामर का वैसे ही कहाँ पर स्टॉपिंग पोजीशन थी, 2 है, ठीक है। वैसे पास्चन की n इक्वल्स टू 3 है, ब्रैकेट की 4 है, इसकी 5 है, एंड इसकी 6 है, जहाँ पर ये फाइनली लैंड कर रहा है, ठीक है। एंड रिस्पेक्टिवली बामर सीरीज में कहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, अब देखो बामर सीरीज में कहाँ से आपकी डी एक्साइटेशन हो रही है, फर्स्ट लाइन कहाँ से बन रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज कहाँ से आती है, फ्रॉम n इक्वल्स टू 3 से 2। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम 1 से 2 कर लेते, तो
वन से टू करोगे तो वो तो एक्साइटेशन हो गया, आपने तो डी एक्साइटेशन करवाना है। तो सबसे पहली लाइन, सबसे पहला ऑप्शन डी एक्साइटेशन का फॉर द बामर सीरीज क्या बन सकता है जब आप 3 से 2 पर आओ, ठीक है। एंड बामर सीरीज है, दैट मीन्स कि ये 2 तो फिक्स ही है। तो यहाँ पर सिमिलरली 2 है तो 2 से एक स्टेप अप कर दो, 3, 3, 4, 5 सो ऑन एंड इन्फिनिटी। एंड 3 है तो ये 4, 5, 6 सो ऑन इन्फिनिटी तक चलेगा। एंड 4 है तो N2 क्या होगा, 5 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो। एंड ये 6 से स्टार्ट हो जाएगा एंड ये 7 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा तभी हमने कहा है कि जो आपके पास N2 है दैट इज़ ग्रेटर देन N1, ठीक है। अब रीजन की बात कर लेते हैं, वैसे भी मैंने पहले ही डिस्कस किया है, ये कौन से रीजन में आता है, अल्ट्रा वायलेट यूवी। एंड जो बामर है वो आता है विजिबल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। और बाकी कहाँ पर आ रही है, सारे के सारे इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही है, ओके। तो ये पूरा चार्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शॉर्टकट में आपने क्या लर्न करना है, LBP BPH। और इससे पता चलेगा कि जो N1 है इसके लिए वो कितना है, 1 2 3 4 5 6। एंड इसी से N2 भी कर सकते हो, जस्ट आपने +1 करके आगे सीरीज चलानी है। जैसे 1 के बाद क्या आता है, 2 3 4 5 एंड 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5। तो इस तरह से N1 N2 आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें अभी ही क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अब बात आती है लिमिटिंग लाइन की, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन में कभी इस तरह से पूछ लेते हैं लिमिटिंग लाइन, ठीक है। तो लिमिटिंग लाइन कौन सी होती है, द लास्ट लाइन, ठीक है। किसी भी सीरीज़ की आपको पूछ लेंगे व्हाट इज़ द लिमिटिंग लाइन। तो देखो लिमिटिंग लाइन क्या होती है, वो वाली लाइन किसी भी सीरीज़ में जिसके लिए N2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो। एंड N2 क्या होता है, स्टार्टिंग पोजिशन, ठीक है। N2 क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन, जहाँ से डी एक्साइटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन में अगर आपके पास कोई भी डी एक्साइटेशन इन्फिनिटी से हो रहा है या फिर N2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो वो जो ट्रांजिशन है, वो जो लाइन है, वो कहलाएगी लिमिटिंग लाइन, ठीक है। सो लिमिटिंग लाइन क्या होती है, इज द लास्ट लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम when the electron de-excites और comes down from the infinity। जब de-excitation आपका infinity से हो रहा है, तो किसी भी सीरीज में अगर infinity से de-excitation हो रहा है उसके रिस्पेक्टिव लेवल पे, तो उस लाइन को बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूमेरिकल्स में किस तरह से यूज़ होगा, आपको दे देगी कि लिमिटिंग लाइन का वेवलेंथ निकालो या वेव नंबर निकालो। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उस सीरीज के लिए जो N2 है वो तो इन्फिनिटी ही होगा, आप वहाँ पर N2 की वैल्यू इन्फिनिटी ही पुट करोगे, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एक किस तरह का स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो ये पूरा हमने यहाँ पर लाइंस भी डिस्कस कर दी डिफरेंट डिफरेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, एनर्जी की बात करेंगे एंड रेडबर्ग फॉर्मूला की बात करेंगे, बामर फॉर्मूला की बात करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।